अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। हम रेशो एनालिसिस वाला टॉपिक कर रहे थे, उसमें से हमने डेट रेशोज़ एंड लिक्विडिटी एंड इक्विटी रेशोज़, एक्टिविटी रेशोज़, ये फर्स्ट 3 रेशोज़ कर ली थी। आज हमने करनी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। अब एक्चुअली होता ये है कि जब भी हम किसी कंपनी का प्रॉफिट मैयर करने की बात करते हैं तो किसी कंपनी का प्रॉफिट मैयर करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू और इन रिलेशन टू 3 थिंग्स, जिसमें सबसे पहली चीज़ है सेल्स, देन कम्स एसेट्स, टोटल एसेट्स, एंड देन कम्स टोटल इक्विटी, या इक्विटी कह लें या कैपिटल कह लें, इक्विटी। जब हम बात करते हैं कि एक कंपनी का प्रॉफिट कितना है तो हम उसको मैयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स और विद रिस्पेक्ट टू टोटल इक्विटी। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ इस कंपनी की सेल जो है, सेल्स 1 लाख की थी, तो इन 1 लाख में से कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो ये है प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। या फिर हम देखते हैं कि इस कंपनी के टोटल एसेट्स इतने हैं, इस कंपनी ने टोटल जो अपने फिक्स्ड और करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सपोज़ 50,000 की है, तो इन 50,000 एसेट्स या इन्वेस्टमेंट पे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एक ये मेजरमेंट होती है। तो प्रॉफिट की मेजरमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स, एंड थर्ड विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी। विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी मीन्स के जो हमारी जो कंपनी है उसमें जितने भी एसेट्स हमने परचेज़ किए हुए हैं उसमें से कुछ एसेट्स जो हैं वो फाइनेंस हुए हुए होते हैं या परचेज़ हुए हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट और लोन, और कुछ एसेट्स जो बाकी के होते हैं उनको हम परचेज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर होल्डर्स मनी। तो टोटल इक्विटी जो है इसके ये हमने देखना है कि हमारे शेयर होल्डर्स ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है हमारी कंपनी में या अपनी कंपनी में, जितनी भी शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम प्रॉफिट कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये 3 रेशोज़, इन 3 चीज़ों के हवाले से हम प्रॉफिट की कैलकुलेशंस करते हैं। प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स एंड प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी। तो सेल्स के लिहाज से जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए 3 कॉमन रेशोज़ हैं जो कैलकुलेट की जाती हैं। सबसे पहले जो रेशो कैलकुलेट की जाती है वो कैलकुलेट की जाती है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। देन मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ सेल्स की बात कर रही हूँ, लिहाजा मैं सेल्स के सामने उसकी रेशोज़ लिख रही हूँ। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एंड देन नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो these 3 ratios are used to tell about the profit with respect to sales, कि सेल्स के लिहाज से या इन रिलेशन टू सेल्स हमारा प्रॉफिट कितना है, ये टोटल जितनी हमने सेल्स की थी उसमें से हमारा प्रॉफिट कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए ये 3 रेशोज़ हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो हम जाते हैं इनके फार्मूलाज की तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का जो फार्मूला है वो है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर सकते हैं तो ये आपको परसेंटेज में आंसर देगा। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ मैंने साइड पे इनकम स्टेटमेंट खोली हुई है, यहाँ आप देखें तो ये सेल्स हैं, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसके बाद लिखे हुए हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए हुए हैं इस इनकम स्टेटमेंट में? इस सेल्स में से जब हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो हम कहते हैं कि ये हमारे अब ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं जो बाकी के बचे हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बाकी बच जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन मैं यहाँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लिख भी देती हूँ कि इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
ये आ जाएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। जब सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। इसके इर्द गिर्द मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे सेल्स से तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो बन जाएगी। सो ये हमारा फार्मूला है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेटेड है, लिहाजा मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रही। 986, और आप लोग चाहें तो 3074 माइनस 2088 करके ये आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट हुई हुई है इसलिए मैं इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रही। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 986 एंड डिवाइडेड बाय सेल्स, तो ये सेल्स रेवेन्यू है 3074 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस इज़ 32.07%। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ऑफ दिस कंपनी फॉर द ईयर 2012। अब 32% जो है वो अच्छा खासा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। दैट मीन्स कि हम जितनी भी अपनी सेल्स जनरेट करते हैं उसमें से जब हम अपनी बेसिक कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाल लेते हैं तो बाकी 32% जो है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 32% कब तक कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जब तक आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे विद इंडस्ट्री और विद प्रीवियस ईयर्स कि ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारी कंपनी के लिए इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो अब इसमें हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में 2011 की फ़िगर्स भी हैं, तो हम 2011 के लिए भी इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 2011 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 856 एंड डिवाइडेड बाय सेल्स 2567, तो दिस इज़ 33। इसको मल्टीप्लाइड बाय हम 100 कर देंगे तो ये हमें परसेंटेज में आंसर देगा। दैट मीन्स 2011 में हम 33% ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, ये हमारी कंपनी 33% ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रही थी, जबकि 2012 में ये परसेंटेज कम हो गई है। दैट मीन्स कि कंपनी ने पिछले साल ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया था या रखा था, और इस साल उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। कंपनी की परफॉर्मेंस में या उस कोई मसला आया है, या तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है रिलेटिवली, या फिर उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं हुई, कोई इशू है जिसकी वजह से उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33 से 32 हो गया है। और जब आप इसका इंडस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे तो फिर आप बेहतर बता सकते हैं कि इंडस्ट्री का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है और क्या वो इससे कम है या ये कंपनी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करी है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल सा फार्मूलाज हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये होता है कि ये आप इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है, जब इस ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने पहले कैलकुलेट किया है उसमें से हम इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं सेलिंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लीज एक्सपेंस, इस तरह के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उनको, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको जब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्लास में हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई कंपनी कोई चीज़ या प्रोडक्ट बना रही होती है तो सबसे पहले तो वो कैलकुलेट करती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल और जो लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स आए हैं उनकी कैलकुलेशंस या उनको ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करती है, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद फिर वो बाकी चीज़ों के एस्टिमेट लगाती है कि इस फैक्ट्री को ऑपरेशनल रखने में हमारे किस तरह के एक्सपेंसेस लग रहे हैं। वो सेलिंग हो सकती है, वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो सकती हैं, वो बिजली के बिल्स, ट्रांसपोर्ट के बिल्स, इस तरह के सारे एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू हमें चाहिए, ये है 418। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर 2012 इज़ 418 और डिवाइडेड बाय सेल्स यही हैं जो ऊपर हमने लिखी थी 3074 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो दैट दिस इज़ 13%। अब आप ये देखें कि ये 2012 के लिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है उसकी वैल्यू है 13%, और जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आया था वो 32% है, वो 32% आया था। तो यही बताता है कि जब हमने सिर्फ कॉस्ट निकाली थी और प्रोडक्शन, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा था वो 32% बच रहा था। लेकिन जब हमने उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस किया है तो अब जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है वो 13% बचा है। ज़ाहिर बात है जब हम जैसे जैसे हम उसमें मज़ीद एक्सपेंसेस डालते जाएंगे तो हमारे प्रॉफिट रेशो या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता जाएगा। तो इसी तरह आप 2011 के लिए भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 2011 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो है 303 एंड डिवाइडेड बाय सेल्स, और सेल्स हैं 2567 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे 2011 का ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, 2012 का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो ज़्यादा है। जबकि हमने ग्रॉस प्रॉफिट में देखा था कि 2003 में ये मार्जिन जो है वो 33% था। तो दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हुआ है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका क्या मीनिंग है ये आप लोग सोचें। हम जाते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ जो कि है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है नेट प्रॉफिट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। कुछ कंपनीज अपनी इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करती हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो नेट प्रॉफिट्स का वर्ड यूज़ करने की बजाय अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स का वर्ड जो है वो यूज़ करती हैं। anyhow okay, और नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, हमने इसको सेल्स से डिवाइड भी करना है और फिर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब हम देखते हैं कि जो इनकम स्टेटमेंट हमारे पास है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक तो हमने यूज़ कर लिए, इसके रेशियोज़ कैलकुलेट कर लिए। इनमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया, उसके बाद आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। इस अमाउंट में से हमने टैक्सेस पे किए, तो फिर आए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए। हमने पहले जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देने हैं वो दे लेंगे। उसके बाद हमें जो ये वाली वैल्यू है ना, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो आप इसको यही लिख लें, नेट प्रॉफिट वाली चीज़ आप रहने दें ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हों। डायरेक्टली यही लिख लें, द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय सेल्स। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स जो हैं वो हैं 221 फॉर 2012 एंड डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स हैं 3074 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट मीन्स 7.18% नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अवेलेबल है या वो कंपनी अर्न कर रही है इन रिलेशन टू सेल्स। जितनी सेल्स उसने जनरेट की हैं उसमें से अल्टीमेटली 7% प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा, बाकी सारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट या यूज़ हो जाएगा। अब समटाइम्स होता ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक फैक्ट्री है जो हम लोग रन कर रहे हैं, रियान ब्लॉक फैक्ट्री। तो उसमें आपको पता है कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकती हूँ कि पिछले 40 डेज़ में जो हमारी सेल्स हैं वो 150,000 है। 150,000 मीन्स 1.5 लाख है, लेकिन वो ओनली सेल्स है। जब हम उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आता है।
और इसी तरह फिर हमने ऑपरेटिंग मार्जिन निकाला और उसके बाद जब हम अल्टीमेटली ये निकाला कि कितनी अर्निंग्स अवेलेबल हैं फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स या फॉर शेयर होल्डर्स जो हम लोग कंपनी के ऑनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, हमारे लिए कितनी अर्निंग्स अवेलेबल हैं या कितना प्रॉफिट हमारे हिस्से में आया है, तो वो 5-6% बनता है, जबकि जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसकी रेशियो अच्छी खासी ज़्यादा थी। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये 2012 के लिए है 7.18। इसी तरह 2011 के लिए भी आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 2011 में जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स हैं वो हैं 138 एंड डिवाइडेड बाय सेल्स वो हैं 2567 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अवेलेबल था इन 2011 वो 5.3% था, जबकि जो 2012 में है वो 7% है। अब स्टार्ट में हमने देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है 2011 से लेकर 12 तक, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बाकी दोनों रेशियोज जो हमने कैलकुलेट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की और नेट प्रॉफिट मार्जिन की, वो ये शो कर रही हैं कि बाकी दोनों मार्जिन ये प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज़ हो गया था। तो सिर्फ रेशियोज़ का जो आंसर है वो मैटर नहीं करता, इसकी इंटरप्रिटेशन मैटर करती है, या आप इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको कंपेयर कैसे करते हैं प्रीवियस ईयर्स के साथ, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो ये तो थी रेशियोज़ ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। अब हमने करनी है रेशियोज़ ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। और विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स जब हम बात करते हैं तो इसकी एक ही रेशो है जो कॉमनली यूज़ होती है, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि जितने भी एसेट्स हमारी कंपनी के हैं उन पे हम कितना रिटर्न या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है रिटर्न ऑन एसेट्स का, जो कि है वही अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जितनी कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन एसेट्स, या ये रेशो शो करती है कि कंपनी जो है वो अपने एसेट्स, जितने भी एसेट्स उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, उन सब को यूज़ करते हुए कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो लेट्स सी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स, यहाँ से हमने देख ली हैं 221, और अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए हमें बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से बैलेंस शीट ढूंढती हूँ। ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे टोटल एसेट्स हैं 3597, और आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे तो ये आपको ज़रा ज़्यादा परसेंटेज में वैल्यू देगी। दैट मीन्स 6%। हमारी कंपनी के अपने टोटल एसेट्स को यूज़ करते हुए 6% रिटर्न या प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन एसेट्स एंड दिस इज़ कॉल्ड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू या इन रिलेशन टू एसेट्स। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो रेशो है जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है प्रॉफिट कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी। उसको हम उस रेशो को कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अगेन मैं ये प्रोफाइल डिलीट कर देती हूँ, सॉरी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला भी अब आप लोग आई होप के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। वो ही अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स एंड डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स, ये हमने पहले भी वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में से देखी है, दैट इज़ 221। इसको हमने डिवाइड करना है बाय
दी कॉमन स्टॉक इक्विटी। अब ये कॉमन स्टॉक इक्विटी कहाँ लिखी होगी और हमें कहाँ से मिलेगी? जी, बैलेंस शीट से। तो हम जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये बैलेंस शीट है और ये लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी वाला पोर्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है प्रेफर्ड स्टॉक्स, कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स, और अल्टीमेटली टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी दैट इज़ 1954। बट दिस इज़ टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें कॉमन स्टॉक इक्विटी चाहिए। तो हम कॉमन स्टॉक इक्विटी कहाँ से निकालेंगे? उसके लिए हम इस टोटल में से 1954 में से प्रेफर्ड की अमाउंट माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो होगा कॉमन स्टॉक इक्विटी। तो पहले हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस इज़ के 1954 इज़ कॉमन टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, और इसमें से हम माइनस कर देंगे दिस इज़ दी, ये जो प्रेफर्ड स्टॉक की 200 अमाउंट है उसको हम माइनस कर देंगे, तो बाकी बचेगा 1754। दिस इज़ दी कॉमन स्टॉक इक्विटी। तो अब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स हमें पता था 221, हम पहले से उसकी वैल्यूज़ देखते आए हैं। डिवाइड करेंगे हम इसको कॉमन स्टॉक इक्विटी से, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट की है 1754, और इसको आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो परसेंटेज में आपको आंसर दे देगा, और दैट इज़ 12%। दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट जो है, जो कॉमन शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है, उस पर 12% प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिटर्न ऑन एसेट्स पे हमने देख लिए, और इन रिलेशन टू सेल्स हम कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं वो भी हमने देख लिए हैं। तो सेल्स इन रिलेशन टू सेल्स 3 रेशोज़ थी, और एसेट्स एंड इक्विटी के रिलेशन में 1:1 रेशो थी। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। आते हैं जनाब नेक्स्ट मार्केट रेशोज़ की तरफ। अब मार्केट रेशोज़ जो हैं, ये रेशोज़ ये कंपेयर करती हैं कि हमारी मार्केट वैल्यू, हमारी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है या हमारी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उसका कंपैरिजन करती हैं विद द ट्रू अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब आप लोगों को अकाउंटिंग वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में फ़र्क जो है वो पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सपोज़ अगर आप शेयर की प्राइस ले लें तो एक उसकी बुक वैल्यू या फेस वैल्यू या पार वैल्यू है, जो क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, और हमने उस पर कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी। और दूसरी जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू है कि मार्केट में वो कितनी प्राइस पे शेयर जो है वो सेल हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, और जो ट्रू अकाउंटिंग वैल्यू है जिसको बुक वैल्यू या पार वैल्यू भी कहते हैं वो डिफरेंट है। तो मार्केट रेशोज़ जो हैं वो इन दोनों के दरमियान रिलेशन को कैलकुलेट करती हैं कि मार्केट वैल्यू का क्या रिलेशन है विद द ट्रू अकाउंटिंग वैल्यू या फेस वैल्यू। तो मार्केट रेशोज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वो ओनली 2 हैं उनकी, और वो 2 जो हैं वो हैं पहली है प्राइस अर्निंग रेशो, एंड जो दूसरी है वो है बुक वैल्यू, बुक टू मार्केट वैल्यू। या फिर अब इसको मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो, ये रेशो आई थिंक मार्केट ओवर बुक वैल्यू है, हमने गलत लिखी है, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो। सो ये 2 ही रेशोज़ रह गई हैं हमारे पूरे रेशो एनालिसिस में से, जिनको हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो है प्राइस अर्निंग रेशो, इसका फॉर्मूला जो है वो है मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन शेयर्स एंड डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, EPS हम उसको कहते हैं। अब ये मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन शेयर्स ये तो हमें इजीली मिल जाएगी बुक में से,
या ये हमें जो भी हम एनुअल रिपोर्ट उठाते हैं उसमें से हमें उसकी करंट मार्केट प्राइस मिल जाती है। लेकिन अर्निंग पर शेयर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करनी है। तो अर्निंग पर शेयर की वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी? अर्निंग पर शेयर वैल्यू का एक फॉर्मूला है। तो हम पहले अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग पर शेयर इज़ बेसिकली दी टोटल अर्निंग्स, ये मैं इसको दी अर्निंग्स अवेलेबल, जो हम पहले कह रहे थे, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। तो जब हम टोटल अर्निंग्स को कॉमन शेयर्स से, नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स से डिवाइड कर देंगे तो हम पर शेयर अर्निंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें चाहिए ये अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स हमने पहले बहुत दफ़ा देखी हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, वो 221 है। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ़ कॉमन शेयर्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ बैलेंस शीट ओपन की हुई है आपके सामने। यहाँ पे आप देखें ये कॉमन स्टॉक जहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद आगे है $2.5 पार वैल्यू है, या उसकी जो बुक वैल्यू जिसको कहते हैं, ये वो वाली वैल्यू है। 1100 शेयर्स ऑथराइज्ड हैं, 1 लाख शेयर्स ऑथराइज्ड हैं। इशूड एंड आउटस्टैंडिंग जो है वो 76 to 62 है। तो ये है नंबर ऑफ़ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, या जो हमने मार्केट में फ्लोट किए हुए हैं। तो ये वाली वैल्यू हमें चाहिए 76 to 62, और तो मैं इसको सिर्फ 76 लिख देती हूँ, या अगर आप 262 भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप इसके साथ भी 3 zeros ऐड करेंगे ताकि वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही तरह की हों। So this is 2.8% अर्निंग पर शेयर ऑफ अर्निंग पर शेयर फॉर अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर पे या एक कॉमन शेयर पे या एक कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग पे हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दिस इज़ 2.89 टाइम्स या परसेंट। तो हमें जो हम प्राइस टू अर्निंग रेशो कैलकुलेट कर रहे थे उसका फॉर्मूला हमने लिखा था मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें अभी मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन शेयर्स नहीं पता। तो ये आपकी बुक में गिवन है, उसी रेशो में जहाँ पे रेशोज़ गिवन है, मैंने इसके पेज ओपन किया था, फिर शायद कहीं चला गया है, मैं दोबारा ओपन करती हूँ। ये आप लोगों को गिवन होगी जब भी आप लोग इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो अर्निंग पर शेयर हमने कैलकुलेट कर ली है, एंड यहाँ पे आप देखें जहाँ आपको ये मार्केट रेशो गिवन है, इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको उन्होंने दी होगी कॉमन स्टॉक एंडिंग वाज सेलिंग एट 32, ये उन्होंने मार्केट प्राइस दी हुई है। दिस कंपनीज कॉमन स्टॉक एट दैट ऑफ 2012 वाज सेलिंग एट 32.25। तो दिस इज़ द मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में ये इतने पे सेल हो रहा है। तो मार्केट प्राइस हमारे पास है 32.25 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर हमने यहाँ कैलकुलेट की है 2.89 है, मैं इसको डायरेक्टली 2.9 लिख देती हूँ। तो आंसर इज़ 11। दैट मीन्स कि हमारी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, दैट मीन्स कि ये शो करती है कि हमारी मार्केट प्राइस हमारे अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में 11 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है, या इन्वेस्टर इज़ पेइंग $11 फॉर ईच $1 ऑफ अर्निंग्स। तो इसका आप तब तक इसको कोई इसके बारे में कंक्लूजन नहीं दे सकते कि रेशो अच्छी है या नेगेटिव है जब तक आप इसका कंपैरिजन नहीं करते विद इंडस्ट्री, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं, या आप इसका कंपेटिटर के साथ एनालिसिस नहीं करते, या आप इसका पिछले सालों के साथ टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं करते, तब तक आप इसके बारे में ये रिपोर्ट नहीं कर सकते कि ये रेशो अच्छी है या नेगेटिव है, या इसको इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये प्राइस अर्निंग रेशो थी। हमारी लास्ट रेशो रह गई है जो कि है मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो। अब मार्केट वैल्यू तो हमारे पास पहले ही 32 है जो हमने अभी देखी है, दैट इज़ 32.9
0.25, ये अभी हमने जो मार्केट वैल्यू देखी थी ये वही वाली मार्केट वैल्यू है। इसको हमने डिवाइड करना है बाय बुक वैल्यू। अब एक शेयर की बुक वैल्यू जो है वो कितनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। जाते हैं हम अपने बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, बुक वैल्यू कैलकुलेट होगी कॉमन स्टॉक इक्विटी जितनी हमारे पास है वो हमने ऊपर एक जो हमने रेशो है उसमें कैलकुलेट की थी। टोटल हमारी जो इक्विटी थी वो 1954 थी, उसमें से हमने 200 या 2000 को माइनस किया था तो 1754 आई थी। ये आप थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1754 की। और नंबर ऑफ़ कॉमन शेयर होल्डर्स कॉमन स्टॉक्स जो हैं ये हमने अभी इस रेशो में कैलकुलेट किए हैं और वो थे 76,262। तो यहाँ से हम बुक वैल्यू पर शेयर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 23 आई है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली 23 आंसर ही लिख रही हूँ। तो 1.4 हमारी मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो 1.4 है। इसका मतलब है कि हमारी जो फेस वैल्यू थी वो 1 है, लेकिन जो मार्केट में हमारी वैल्यू है वो 1.4 है। या हम अपनी हम मार्केट में हमारी वैल्यू 1.4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पार वैल्यू या जो भी हमारी टू अकाउंटिंग वैल्यू थी उससे। तो ये थी 2 मार्केट रेशोज़ एंड आई होप कि आपको क्लियर होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर आप वापस अपनी बुक में जाएंगे तो नेक्स्ट 2-3 पेजेस नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि उन्होंने हर एक इंटरप्रिटेशन दी है रिलेटेड टू ईच रेशो के लिक्विडिटी रेशोज़ हमने कैलकुलेट की हैं। तो उसका जो भी आंसर आया है उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये स्टेबल है या नहीं है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये जो रेशोज़ पीछे हमने कैलकुलेट की हैं उनकी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है कि इन रेशोज़ का क्या मीनिंग था या हम उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अब ये एक पेज है जिसमें उन्होंने समराइज़ कर दिया है या समरी दी है सारी रेशोज़ की। तो ये लिक्विडिटी रेशोज़ हमने जो पढ़ी ये उस कैटेगरी की रेशोज़ हैं। एक्टिविटी रेशोज़ दी हुई हैं, डेट रेशोज़ दी हुई हैं, सारी रेशोज़ उनके फार्मूलाज और फिर 2-3 इयर्स के लिए 3 इयर्स की कैलकुलेशंस हैं। हमने 2012 और 11 की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हमें गिवन थी, हमने खुद भी कैलकुलेट की हैं और 2010 की उन्होंने ऑटोमेटिकली दे दी हैं। फिर इंडस्ट्री एवरेज और उसका फिर कंपैरिजन किया है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में हम कंपनी का कंपैरिजन करते हैं विद इंडस्ट्री। टाइम सीरीज़ एनालिसिस में हम देखते हैं कि ओवर द ईयर ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और फिर एक ओवरऑल एनालिसिस है कि कंपनी इस रेशो में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल रेशोज़। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है डूपॉन्ट एनालिसिस का। अब डूपॉन्ट एनालिसिस जो है वो एक लेटेस्ट एनालिसिस का एक मेथड है जिसको डूपॉन्ट सिस्टम ऑफ एनालिसिस कहते हैं। ये बेसिकली क्या बताता है, ये 2 तरह की रेशोज़ को मर्ज करता है, इनकम स्टेटमेंट की रेशोज़ को और बैलेंस शीट की रेशोज़ को। लेकिन चलें ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी आप लोगों ने ये रेशोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब आप लोग इसको एक दफ़ा समझ लें, देख लें, सुन लें और उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करें। आप बुक में जाएंगे तो मैं आपको इसमें से क्वेश्चन ढूंढ के दिखा दूँगी जो आपने नेक्स्ट क्लास से पहले जो है उसको सॉल्व करके और वो आपने मुझे सेंड करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।